यस, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा था, सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ से पूरा प्रिपरेशन हो जाता है। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मैंने एग्ज़ाम दी हो या एग्ज़ाम नहीं भी दी हो, जो कुछ क्लास में चल रहा है मैं 100% अटेंशन दूंगी या दूंगा, जो भी कुछ चल रहा होगा वो समझ में आता है। ये एटीट्यूड से तुम ऑब्ज़र्व करना, कोई भी पिक्चर अगर बीच में से भी लगा दो, 5 मिनट देखना, 5 मिनट ऑब्ज़र्व करो क्या चल रहा है, तुम्हें पिक्चर की स्क्रिप्ट पता चल जाएगी। अच्छा अभी यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। सो जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, फोकस कंप्लीटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज। पहला सवाल, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप, देन 4a विल बी, मतलब इस पूरे वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही करना था। तो इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 4 इंटू 4 16। सिंपल। कौन सा सही ऑप्शन, अगर कुछ एरर भी होता है तो वो भी हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है और करेक्ट वो भी मार्क किया है। तो मुझे बताओ पहले क्वेश्चन में कुछ दिक्कत, प्लीज़ एवरीवन। नो दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज इक्वल एज दैट ऑफ 1 मीटर। इसके बराबर कौन वेक्टर दिख रहा है? ये 2 मीटर 1 मीटर के बराबर हो सकता है क्या? कितना, मतलब छोटा बच्चा भी कर लेगा ना इस क्वेश्चन को। क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल होंगे क्या? ये तो अपोजिट है, इक्वल है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है ना। वेक्टर का इक्वल होना मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज डायरेक्शन वाइज भी वो सेम होना चाहिए। तो ये एंटी पैरेलल हो गया, ये भी आंसर गलत है। ये इसके बराबर होगा क्या? इसका एंगल है कुछ 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका एंगल थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। कोई रॉकेट साइंस तो क्वेश्चन नहीं था ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोलो इसमें दिक्कत, सभी लोग सगे सगे सगे। ओके चलो, यस नो मतलब आगे चल रहे हैं हम, राइट। यहाँ पे पूछा था इन द थर्ड क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप इज। ये तो डीपीपी के अंदर का क्वेश्चन था, मतलब इट इज़ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो डीपीपी में हमने देखा था। यूनिट वेक्टर निकालना मतलब क्या करना, वो टोपी वाला वेक्टर, ये टोपी वाला वेक्टर हमें निकालना है। कोई भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, एक ए वेक्टर है, उसको हम उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर है, इस पैटर्न में लिखते हैं, बराबर। हमें यही पूछा है, इसको फाइंड आउट करो। जब ये वेक्टर को पूछा है तो ये जो मॉड्यूलस वाला है इसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे यहाँ पे, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा विजुअलाइज नहीं करना है। कई बार हम देखते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैथमेटिक्स को विजुअलाइज करने लगते हैं। मैथमेटिक्स को समझने के लिए विजुअलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं ना, कॉन्सेप्ट समझने के लिए विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। जहाँ ज़रूरी नहीं वहाँ पे हम विजुअलाइज करते हैं। फिर ये यूनिट वेक्टर दिखेगा कैसे, दिखने का छोड़ो, मैथमेटिकल कैसे करते हैं वो समझो, बस अपने आप समझ जाओगे कि अच्छा ये होता है। तो इस प्रकार हम यूनिट वेक्टर को निकालते हैं। ये पता है क्या हमें, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, ये देखो 2i क्या प्लस 3j क्या। ये मैग्नीट्यूड ए कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालोगे बच्चों, कैसे निकालते हैं? हाँ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, फिर से एक बार, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये मतलब 2 मॅग्निट्यूड एक्स डायरेक्शन में, 3 मॅग्निट्यूड वाय डायरेक्शन में, 90 डिग्रीचा एंगल दोघांमध्ये। मॅग्निट्यूड निकालोगे तो क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। वही तो किया है, देखो ए वेक्टर लिखा, दिस इज ए वेक्टर लिखा है ऊपर और नीचे मैग्नीट्यूड किया। सो रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 9 रूट 13 आया हमारा आंसर। तो आंसर कौन सा सही टिक करना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी। तो याद रखना जब कभी अगर नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम कब है, व्हेन इज द नेक्स्ट एग्जाम, टुमारो, यस। तो आज मेरे साथ पढ़ोगे तो
फ़ायदा हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, यूनिट वेक्टर जब निकालना हो तो फुल वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड करेंगे। मुझे बता, ये चीज़ समझ में आई कि ये जो लिखा है दिस इज़ द रियल स्टेप, ये चीज़ समझ में आई? अगर तुम्हें कुछ पूछना है ना तो ऐसे पूछा करो, सर एक बार फिर से बताओ ये, ताकि सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबको क्लियर है ये? जोर से यस बोलो, जय माता दी, जय माता दी। यस, ओके, चलो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन की भाषा को समझो। इसे जूम कर देता हूँ। यस, इट इज़ विजिबल। यस है सर, विजिबल है सर। द x component of a certain vector in xy plane is 2 unit and y component is 2 root 3 unit. What is the magnitude of the vector? दो कंपोनेंट्स दिए हैं। x कंपोनेंट कितना दिया है, ध्यान दो बच्चों, x कंपोनेंट कितना दिया है 2 यूनिट, और उसका y कंपोनेंट कितना दिया है प्लस 2 रूट 3 यूनिट। तो इनके बीच का एंगल भी पता चल गया क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। 2 यूनिट का कोई वेक्टर है, फोर्स होगा, एक्सेलरेशन होगा, फलाना डमकाना, कोई भी क्वांटिटी होगी, तो आगे यूनिट लिख दिया हमने। फोर्स होता तो न्यूटन लिखते। और y कंपोनेंट प्लस 2 रूट 3, तो और एक इसका कंपोनेंट है 2 रूट 3 यूनिट्स y डायरेक्शन में। इनका रिजल्टेंट इसके बीच में आएगा, तो वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यही तो फॉर्मूला है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर लिखा है। यही तो फॉर्मूला है ना बच्चों हमारे पास। इसके बिना कोई दूसरा फॉर्मूला है क्या अपने पास कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो? तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हालांकि बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, हम भूल से जाते हैं। तो ये वाली टर्म इस सिचुएशन के लिए तो ज़ीरो हो जाएगी। क्या मैं क्लियर हूँ? बहुत बार बताया ना मैंने ये। 2pq cos थीटा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि cos थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, cos 90 ज़ीरो। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो बस अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिखते हैं। ये सर आप इतनी बार क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं बच्चे हमें पूछते हैं सर ये आया कहाँ से, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये वहाँ पे ज़ीरो क्यों है, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो ये टर्म ज़ीरो हो गई, तो अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ, कोई ए से डिनोट करेगा तो ए एक्स स्क्वायर लिखेगा, कोई ए वाई से डिनोट करेगा तो ए वाई स्क्वायर लिखेगा। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि हम ऐसा ही लिखें। मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, P इज़ इक्वल्स टू 2 एंड Q का मैग्नीट्यूड 2 रूट 3। ठीक है, तो सिंबल के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो कर दिया हमने, तो आंसर हमारा 4 आया। अब ये आंसर 4 कैसे आया? वो तो बड़ा सिंपल है ना। 2 का स्क्वायर क्या है? 4। 2 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या है? 4। रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 ओनली। सो 4 3 ज़ा 12, इसलिए ये 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? रूट 16। रूट 16 माने 4। चलो पुढे चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना था। ठीक है, कोई बीच में से छोड़ के चला गया, हम देख ले वो कौन है। बीच में छोड़ के जाना नहीं है क्लास। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी ऐड कर देंगे जब वेक्टर फॉर्म में दिया है। 2i के साथ 5i कैप ऐड कर देंगे। सो 2i कैप प्लस 5i कैप कितना हो जाएगा? 7i कैप। i के साथ i ऐड कर दो, j के साथ हम j को ऐड कर देंगे। ठीक है, -3j कैप -6j कैप। ठीक है, कई बार सिली मिस्टेक हम ये कर देते हैं, ये माइनस देखते ही नहीं हम, हमारी आदतें हैं, सीधा जंप कर देते हैं आगे। ये और ये ऐड होगा तब माइनस साइन ही रहेगा ना। सो ये कितना आएगा यहाँ पे? -6i कैप -3j कैप कितना होगा? 6 - 3 -6 -3 -9। ये देखो -9। इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। अभी एक बार ऐड कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट में ये 7 का स्क्वायर और ये -9 का स्क्वायर प्लस 81। कोई भी माइनस टर्म का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा। तो ये रूट 130, दैट इज ऑप्शन बी। कुछ दम नहीं था इस क्वेश्चन।
ये समझ में आई ना बात? जब कभी भी सीधा ए और बी और उनकी एडिशन पूछेंगे और आगे मैग्नीट्यूड लिखा है, मतलब वो अंडर रूट में आगे कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। कभी भी याद रखना, मैग्नीट्यूड पूछा है तो सिर्फ नंबर ही आएगा। मैग्नीट्यूड का मीनिंग ही होता है कि कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मतलब उसकी लेंथ, फोर्स कितना है, कितना अमाउंट लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। एडिशन क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई करो। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट वेक्टर अलोंग 3i कैप प्लस 3j कैप। ये मतलब दो क्वेश्चन पहले हमने किया था ना, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो ए वेक्टर कितना यहाँ पे 3i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय ए वेक्टर, मतलब जो वेक्टर फॉर्म में लिखा है इसको कहते हैं वेक्टर, अपॉन उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो वो 3 स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस ये 9 और ऊपर 3i कैप प्लस 3j कैप। यहाँ पे सॉल्व किया है हमने इसे। 3 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से, i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय रूट कितना आ जाएगा 18। ठीक है, रूट 18 को क्या स्प्लिट करोगे, 9 इंटू 2, सो 3 इंटू आई कैप प्लस j कैप अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 2। रूट 9 बाहर आके कितना होगा, रूट 9 बाहर आके बच्चों बोलो 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 3, और अंदर क्या बचेगा रूट 2। तो ये 3 और 3 चला गया, इसलिए आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 आया। ठीक है, तो मेक श्योर मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। जब तुम रिवाइज करो क्वेश्चन को आखिरी एंड तक सॉल्व करना, ताकि जहाँ जहाँ तुम्हें कैलकुलेशन में वीकनेस है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, फिज़िक्स को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तुम रेगुलर लेक्चर्स करते हो, उसके बाद नोट्स रेगुलर मेंटेन करते हो, डेली जो पढ़ाया जाता है उसे रीड करते हो, साथ साथ एक रेफरेंस बुक से ये सभी चीज़ें पढ़ते हो। ऐसा नहीं कि ब्रश किया, मुंह उठाया, फिर क्लास अटेंड किया, फिर क्लास ख़त्म हो गई, फिर बुक बंद होगी, भाग गए। 10th स्टैंडर्ड तक ठीक था ये, अभी नहीं करना है ऐसा। ठीक है, स्मार्ट बनो, बी रिस्पॉन्सिबल। आज का आज पढ़ेंगे, एक रेफरेंस बुक हम साथ में रखेंगे, रेफरेंस बुक भी बता दूंगा एंड ऑफ द लेक्चर कौन सी रेफरेंस बुक हमारे साथ रखनी है। ठीक है, सिर्फ लेक्चर के ऊपर डिपेंड रहना है क्या? 1 घंटे में क्या होगा, तुम्हें बहुत सारा टाइम और खुद के साथ स्पेंड करना पड़ेगा ना। 1 घंटा मेरे साथ पढ़ोगे, उसके बाद फिर खुद होके प्रैक्टिस करोगे, कोई किताब पढ़ोगे, फिर कोई डिफ़िकल्टीज आएंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, फिर थोड़ा स्ट्रगल करोगे, ये करोगे। कंफर्ट जोन में रहकर कभी पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई मतलब शिक्षा, शिक्षा का मतलब क्या होता है, पेन। ठीक है, नई चीज़ हम जब पढ़ते तो थोड़ा पेन होता है। ठीक है, तभी चीज़ें याद रखती है। ठीक है, तुम कहोगे कि हम बैठेंगे मस्त आराम से, दिमाग में गया तो गया, नहीं तो नहीं गया, फिर वो एटीट्यूड से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती, निकल से जाती है। जो चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल करने की तैयारी है, उसके साथ झगड़ने की तैयारी कि मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, फिर थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है, थोड़ा बोर हो रहा है, फिर भी मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो पेन के थ्रू जो जाएगा ना, उसे वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अगर वो कोई इसको एक्सरसाइज के साथ हम जोड़ेंगे ना, जो कोई अगर एक्सरसाइज करता है, जिम वगैरह जाते हैं बच्चे, थोड़े से अभी जाते हैं 11th-12th में, तब जिम पहली बार जाते, तो देखना कि जिम में कितना डेडिकेशन फोकस लगता है। कोई बच्चे होते हैं जिम में जाकर भी फिर आईने में देखते हैं, ऐसा दिखते हैं, कैसे दिखते, डोले शोले देखते, होते कुछ नहीं, फिर देखते रहते, फिर चले आते। फिर वो बोलते मैं जिम तो लगाया लेकिन जिम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अरे वहाँ जाके सिर्फ आईने में देखोगे तो क्या फ़ायदा होगा भाई? वहाँ पे डंबल्स उठाने पड़ेंगे, वहाँ पे भी तो पेन लेना पड़ेगा ना, वो तो डायरेक्टली फिजिकल पेन लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो सिर्फ मेंटल पेन है। और एक बार जो कंसिस्टेंटली जिम जाएगा या पढ़ाई भी करेगा, ये 2 एग्जांपल्स को रिलेट कर सकते हैं, तो हमारा ब्रेन यूज टू हो जाता है, मसल मेमोरी में आ जाती बातें। ठीक है, तो फिर इतना पुश नहीं करना पड़ता खुद को कि चलो मुझे अभी वेट उठाने हैं, चलो मुझे अभी पढ़ाई करनी, नहीं, तुम आसानी से कर लोगे। फिर अगर उल्टी आदतें लग गई ना, तो फिर उसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। जतिन, गेम की आदत लग गई तो गेम की आदत तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, हम सबकी कुछ ना कुछ आदतें होती है, उसको तोड़ना ज़रूरी है। ठीक है, जितना ईज़
हम रहेंगे उतना डिफ़िकल्ट हमें जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फोर्सेस F1 and F2 acts along the line x is equals to 0 and y is equals to 0 respectively, then the resultant of these two forces will be 0। मतलब एक फोर्स यहाँ लग रहा है F1 फोर्स 1 न्यूटन along the line x is equals to 0, ठीक है। along the line x is equals to 0 मतलब ये इस प्रकार से लग रहा है। x is equals to 0 का मतलब y डायरेक्शन में लगेगा ना, कोई लाइन है इसका कोऑर्डिनेट x 0 है मतलब y डायरेक्शन में उसे ये करो। x इज इक्वल्स टू 0 से निकलने वाली एक लाइन मतलब वर्टिकल लाइन रहेगी, ठीक है। कितनी है वो 1 न्यूटन। एंड f इज 2 इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन, y इज इक्वल्स टू y उसका 0 है मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, ये y इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन। मैग्नीट्यूड कितना है इसका 2 न्यूटन है। सो इसको अगर हम लिखेंगे इस वेक्टर को, कैन आई राइट आई कैप प्लस 2j कैप, इसको किसी a वेक्टर से नाम दे देंगे। तो ये गिवन स्टेटमेंट में से मैंने पूरा वेक्टर फॉर्म भी निकाला और उसका कोऑर्डिनेट फॉर्म मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने किया। पूछा कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है अभी, सॉल्व ही हो गया क्या क्वेश्चन? क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व? विच इज़ करेक्ट, x इज इक्वल्स टू 0, F1 शुड बी इन द j कैप। ऑप्शन में थोड़ा D गलत दिया है, ऑप्शन A शुड बी करेक्ट, नॉट D, ऑप्शन A शुड बी करेक्ट, ये मिस्टेक है यहाँ पे। सो आई विल करेक्ट दिस, ऑप्शन A इज करेक्ट, आई कैप प्लस 2j कैप करेंगे। सही या मैंने गलती कर दी, लेट मी चेक। अलॉन्ग द x एक्सिस इज 2 न्यूटन, राइट, इट इज़ 2 आई कैप बराबर है। अलॉन्ग द j 1 न्यूटन है ना, तो मैंने 2j क्यों लिखा, इट शुड बी 1, ये 1 है। सो 2 आई कैप प्लस j कैप इज द करेक्ट आंसर। माई बैड, इट्स माई बैड, ठीक से देखा नहीं। सो देयर इज नो मिस्टेक इन द क्वेश्चन, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, ठीक है। देखो भाई, अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन 2 न्यूटन 2 आई कैप, अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन 1 न्यूटन दैट इज j कैप, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चले आगे, किसी को कुछ पूछना हो प्लीज़ बताइए। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट रेस्ट एट द ओरिजिन द कोऑर्डिनेट सिस्टम साइमल्टेनियसली F1 F2 F3 F4 देन द पार्टिकल विल मूव। तो पार्टिकल के ऊपर F1 F2 F3 F4 4 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल नेट कहाँ मूव होगा, तो इनको ऐड कर देंगे, F1 F2 F3 F4 इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने लगा दिया F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ऐड करते वक्त मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखो क्या है, ये F1 है, इसको कम्प्लीटली मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये देखो ये F1, ये F2 है, F2 क्वेश्चन में दियो गिवन था, ये F2 यहाँ पे लिख दिया हमने इसको। अभी इनके क्या करना है, I और I के साथ जोड़ देना है। यहाँ पे I कैप कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे F2, वेयर इज F2, -5 कैसे हो गया ये, सभी I एक जगह पे ले लिए हैं, राइट। सो F1 का 4 आई कैप, F2 का 5 आई कैप, F3 का -3 आई कैप, F4 का 2 आई कैप। डायरेक्टली एक स्टेप खा के सोल्यूशन में डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिखा है, आई कैप एक जगह पे आ गए, ऐड कर देंगे। J कैप 5j कैप 8j कैप 4j कैप -3j कैप, ये देखो एक जगह पे लिख दिया। सिमिलरली K कैप को भी हमने 5k कैप 6k कैप -7k कैप -2k कैप एक जगह पे लिख दिया। इसकी एडिशन कितनी आई, ये सभी I वाले कंपोनेंट की 0 आ गई, इट बिकेम 0। इसकी एडिशन कितनी आई J वाले कंपोनेंट्स की 4j कैप, और K कंपोनेंट की एडिशन कितनी आई टोटल 2k कैप। अच्छा, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये तो निकाल लिया हमने सर, ऐड करना था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। इन सबको लिखेंगे, सभी के I कंपोनेंट I के साथ हम जोड़ देंगे, J के साथ, K के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। अभी हमें पूछा था कि ये कौन से प्लेन में मूव करेगा, XY YZ XZ या अलॉन्ग एक्स एक्सिस।
वो पता कैसे करोगे? ये फाइनल आंसर देखो, 4j कैप प्लस 2k कैप। 4j कैप मतलब इट इज़ मूविंग 4 मैग्नीट्यूड इन y डायरेक्शन, 2k कैप मतलब z डायरेक्शन में, ठीक है, अलॉन्ग z डायरेक्शन। तो ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? y एंड z प्लेन में। जो कंपोनेंट्स गिवन हैं 4j कैप एंड 2k कैप, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? j मतलब y डायरेक्शन में, k मतलब z डायरेक्शन में, इन दोनों डायरेक्शन में उस प्लेन में वो जा रहा है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन होता तो पार्टिकल, अगर ये हमारा बोर्ड है, दिस इज़ y डायरेक्शन, दिस इज़ x डायरेक्शन, कोई पार्टिकल इस ऐसे जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये कौन से प्लेन में है? दिस पार्टिकल इज़ इन एक्स वाई प्लेन। वैसे ही ये वेक्टर से ये पता चला दिस पार्टिकल इज मूविंग इन वाई जेड प्लेन। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? आगे बढ़े? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, परेशानी तो नहीं हो रही ना? खोया खोया सा क्लास क्यों आज है उदास। ठीक है, चलो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। कंसिडर टू वेक्टर्स f1 एंड f2, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स इज। तो इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पे लिया है देखो f1 डॉट f2, f1 डॉट f2, यहाँ पे गलती से ये j कैप है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? i कैप, थोड़ी प्रिंट मिस्टेक हो गई। सो दिस इज 2i कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कोई बताए हमें? ये 6 + 20 कैसे आया है? कैन एनीवन टेल अस? आई कंपोनेंट के साथ आई कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। सो ये 2 और ये 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। फिर ये +5 एंड +4 का मल्टीप्लिकेशन, 5 4 ज़ा 20, +20 लिख दिया। डॉट प्रोडक्ट ईजी है, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है, ठीक है। 6 + 20 दैट इज 26। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, चॉकलेट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। f1 और f2 का मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट पूछा था। सर यहाँ पे कहाँ डॉट प्रोडक्ट लिखा है? स्केलर प्रोडक्ट का ही मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम किसी को याद है क्या? एनीवन रिमेंबर क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे वर्क डन पूछा है, फोर्स दिया है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इतना, वेक्टर फॉर्म में, दोनों वेक्टर फॉर्म में है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया और वर्क डन पूछा है। क्लास में डिस्कस किया था ना, वर्क डन क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास फोर्स है 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप, ये देखो यहाँ पे लिखा, डॉट 6i कैप माइनस 5k कैप, ये यहाँ पे लिखा। अब इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट ये कहता है कि आई कंपोनेंट के साथ आई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो। तो उसके कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो कितना बनाएगा? 30, 6 5 ज़ा 30, 6 इंटू -5 कितना हो जाएगा? -20, ठीक है। और यहाँ पे के कंपोनेंट का क्या क्या है हम सॉल्व ही कर लेते हैं, मुझे भरोसा नहीं है इस प्रिंट मिस्टेक के ऊपर। सो दिस इज़ 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज 6i कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। तो 5 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने लिखा 5 × 6। j के साथ कोई है क्या मल्टीप्लाई करने में? यहाँ पे कोई j कंपोनेंट है क्या डिस्प्लेसमेंट के पास? कोई j की टर्म है क्या? नहीं, तो वो 0 आएगा, तो +0 लिख दिया, ठीक है। अभी k के साथ k को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20। सो यहाँ पे वो प्लस इंटू माइनस -20 लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 30 - 20। इस प्रकार से ये 10 जूल आया है, ठीक है। तो कई बार हम सॉल्यूशन गौर से पढ़ेंगे तो देखना कि यहाँ पे तो डायरेक्टली 30 - 20 लिखा है, तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ा कि हमने देखा ओ यहाँ पे j की टर्म मिसिंग थी, इसलिए ये 6 को कहीं से मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा, 0 कर दिया उसे। फिर ये 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -20 बना यहाँ पे, ठीक है। बोलो जय माता दी। दिक्कत इसमें कोई? एनीवन?
इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन दिया है। 3 इंटीग्रेशन ऑफ नीचे 0 और ऊपर 1, इसको लोअर इसको अपर लिमिट कहते हैं। 3x² + 4 का इंटीग्रेशन करना है। तो 3x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, हमने 3 को साइड में रखा। x² का इंटीग्रेशन कोई बताए हमें, x³ / 3। हम एक ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 + 1 वही करेंगे। और जो कांस्टेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट है, उसे बाहर मल्टीप्लिकेशन में जब तक है तब तक उसे कुछ करना नहीं है। प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन एक पावर दे दो उसे, कांस्टेंट को लिखेंगे 4x, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, नीचे 0 ऊपर 1, ये 3 और ये 3 चला गया, अंदर क्या बचा x³ + 4x, नीचे 0 ऊपर 1। हाँ, इंटीग्रेट करने के बाद ये जो ऊपर 1 लिखा है वो राइट हैंड साइड से दिखाएंगे। अभी हम उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसको कहते हैं अपर लिमिट। जहाँ जहाँ x दिखाई पड़ रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट करो। तो x³ है तो 1³ + 4 × 1, ये अपर लिमिट पुट की, बीच में माइनस साइन दे दो और हम नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये 0³ + 4 × 0, ठीक है। तो ये हो गया 1 + 4 - 0, दैट आंसर इज़ 5। 4 + 1 = 5। ये इंटीग्रेशन किया हमने इस प्रकार। आई समझ में बात। आगे चलते हैं, sin x + cos x को देखते हैं। sin x + cos x का इंटीग्रेशन हम यहाँ देखते हैं। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x - cos x। हाँ, अभी यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साथ में क्वेश्चन दे देंगे, तो ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि sin x का इंटीग्रेशन इज -cos x। sin x का कोई डिफरेंशिएशन बता सकता है, sin x का डिफरेंशिएशन +cos x आएगा, बराबर। सो cos x का इंटीग्रेशन इज +sin x, वो लिख दिया हमने, ठीक है। अभी हम इंडिविजुअली लिमिट लगाएंगे या पूरे ब्रैकेट में भी लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंडिविजुअली लिमिट लगाई। इंडिविजुअली लिमिट का मतलब क्या है, sin x का इंटीग्रेशन मैंने किया -cos x, तो नीचे 0 ऊपर π/2, ठीक है। तो x की जगह पे हम π/2 पुट कर देंगे। इफ़ आई सॉल्व दिस, तो ये कैसे दिखेगा, -cos π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -cos 0। ये एक ब्रैकेट सॉल्व हुई, बीच में प्लस था तो प्लस दे दिया। और सेकेंड ब्रैकेट के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे sin π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में क्या है, x की जगह पे 0, तो sin 0। cos π/2 मुझे याद नहीं, तुम लोग बताओगे मुझे cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है। cos π/2, चलो कोई तो बताए cos π/2 कितना है, 0। गुड, माइनस ऑफ माइनस ये प्लस, cos 0 = 1, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट प्लस है sin π/2 कितना होता है बेटा, बच्चों कितना होता है sin π/2, 1। sin 0 = 0, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 1 + 1 = नथिंग बट 2, ठीक है। आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन पूछा था, y = 2x³ + 3x² + 6x + 1। इसको डिफरेंशिएट करो, तो करते हैं, यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे लिखेंगे dy/dx। 2x³ का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 को साइड में रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ क्या आएगा, 3 आगे x³ - 1 दैट इज 2, 3x² प्लस 3x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 × x² का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, प्लस 6x का डिफरेंशिएशन, 6 साइड में x का डिफरेंशिएशन आएगा 1, और 1 का डिफरेंशिएशन आएगा 0। बेसिक इतनी चीज़ें बहुत ज़रूरी है पता होना, ठीक है। अभी इसमें से बताओ किसी को कुछ दिक्कत है कि 0 कैसे आया सर, 6 × 1 कैसे आया, तो पूछो मुझे, ठीक है। और ये फिर सॉल्व कर लेंगे, 6x² + 6x + 6, ठीक है। तो 6 कॉमन ले लिया, x² + x + 1, ऑप्शन सही करेक्ट बताया, यस इट इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी गिवन बाय s इज इक्वल्स टू 15t माइनस 0.4t स्क्वायर, और हमें वेलोसिटी पूछी थी 7 मीटर पर सेकेंड है आफ्टर टाइम। वेलोसिटी गिवन है 7 मीटर पर सेकेंड, कितने समय बाद ये हो जाएगी ये पूछा है। तो s इज इक्वल्स टू ये इक्वेशन दिया है, s और t डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अगर इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ds अपॉन dt। इसको क्या कहते हैं हम, ds अपॉन dt को फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं बच्चों, फिजिक्स की लैंग्वेज में ds अपॉन dt को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो क्या देता है हमें, क्या फॉर्मूला में क्या देता है, वो वेलोसिटी देता है। मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करने से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, 15t का डिफ्रेंशिएशन क्या आया 50, 0.4t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, तुम 0.4 साइड में रखोगे, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2t। सो 0.4 इंटू 2, इसलिए यहाँ पे 0.8 लिखा है, आगे माइनस था तो ये माइनस भी लिखा है इंटू टी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ गई। तो वेलोसिटी तो गिवन थी हमें, वेलोसिटी कितनी गिवन थी 7, तो 7 इज इक्वल्स टू ये जो डिफ्रेंशिएशन आया वो आगे लिखा, और यहाँ से मुझे सॉल्व करने के बाद t की वैल्यू मिल गई, दैट इज 10 सेकेंड, ऑप्शन सी। इस प्रकार ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, डिफ्रेंशिएट किया, वेलोसिटी गिवन थी, वहाँ से हमने टाइम निकाल दिया, इसे वो डिफ्रेंशिएट किया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ये, तो v की वैल्यू पुट कर दी, इक्वेट किया, t की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस पाई प्लस 2, और dy बाय dx मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डिफ्रेंशिएट करो। सो मी याला डिफ्रेंशिएट करतो आता, x टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन, राधिका काय बेटा x टू द पावर 4 से डिफ्रेंशिएशन, पार्थ 4x क्यूब, 4x रेस टू 3 म्हणणार, ठीक आहे। चलो 4x रेस टू 3 म्हणायचं होतं, अपॉन म्हटलीस तू, प्लस चलो तन्वी बेटा मुझे बता 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, 3x स्क्वायर, हाँ वैदेही बोलो, 6x प्लस पाई का डिफ्रेंशिएशन 0, वेरी गुड। 2 का डिफ्रेंशिएशन वो भी 0 है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं 2 का इंटीग्रेशन पूछता विद रिस्पेक्ट टू x, क्या कहते तू 2x करता है, ठीक है, ये बात याद रखना, वहाँ पे पावर बढ़ती है, यहाँ पे घटती है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 4x क्यूब प्लस 6x, ऑप्शन सी वही करेक्ट दिया है, इस करेक्ट। दैट्स इट, पेपर डिस्कस्ड कंप्लीटली। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे ना, 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, और बस इतनी ही बात थी यहाँ पे। क्लीन दिस, वेयर इज़ द रिकॉर्डिंग से फिनिश कर देते हैं।